अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मालेगांव के धमाके के सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। वो ऐसा धमाका था जिसमें 6 लोग मारे गए और 7 आरोपियों के खिलाफ 17 साल तक मुकदमा चला और सभी को बरी कर दिया गया। तो फिर जो 6 मारे गए बेगुनाह लोग, उनका कातिल कौन है? 17 साल के बाद हमारे पास जवाब है कि उनको किसी ने नहीं मारा। तो फिर उनको मारा किसने? उनकी मौत कैसे हुई? और दूसरी बात, 17 वर्षों तक इन 7 आरोपियों ने जिस प्रकार की यातना, प्रताड़ना, सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन और स्वतंत्रता का अधिकार खोया, जेल काटी, उसका जिम्मेदार कौन है? बहनों भाइयों, यह पूरा प्रकरण मालेगांव का भारत की जांच एजेंसियों के इन्वेस्टिगेशन के तरीकों, न्यायपालिका में लगने वाले समय के लिए हमेशा याद किया जाएगा। ये एक जीवंत स्मारक है ये केस, जो बताएगा कि 17 सालों में न इनको कुछ मिला न उनको कुछ मिला। अंत में सभी बरी हो गए और जो 6 मारे गए उनको कभी इंसाफ अब मिलेगा नहीं, क्योंकि जवाब ये है कि कोई किसी ने नहीं मारा, किसी ने तो मारा होगा। आज चर्चा इसी विषय में। बहनों भाइयों, मालेगांव का 2008 का ब्लास्ट आप सबको याद होगा। वो ऐसा घिनौना कृत्य था जिसको भारत में आतंकवाद के लिए एक निर्णायक मोड़ के तौर पर देखा गया। मालेगांव के धमाके में बहन भाइयों 6 निर्दोष लोगों की मौत हुई थी। बेगुनाह लोगों के चीथड़े उड़ गए थे। आरडीएक्स से धमाका किया गया था और उस वक्त महज कुछ दिनों के भीतर महाराष्ट्र पुलिस के बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर और शहीद हुए हेमंत करकरे ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की थी और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर भी हैं, कर्नल प्रसाद पुरोहित। ऐसे 7 नाम पाए गए थे और तब की केंद्रीय सरकार के गृह मंत्री ने भगवा आतंकवाद की संज्ञा दी थी और ये कहा था कि इस तरह के आतंकवादी घटना के पीछे सैफरन टेररिज्म है। इसको नया नाम दिया गया था। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा। मालेगांव के ब्लास्ट में बहनों भाइयों 6 लोगों के चीथड़े जिस तरह से उड़े थे उसको पूरी दुनिया ने देखा। तो किसने इस वारदात को अंजाम दिया था? महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और बाद में 2011 में इसकी जांच एनआईए को सौंपी गई। एनआईए ने इस पर चार्जशीट 2017 में दाखिल की। चार्जशीट में ये 7 आरोपियों को दोषी करार देते हुए चार्जशीट दाखिल की गई। इनके खिलाफ सबूतों के और गवाहों के साथ मुकदमा चलाने के लिए चार्जशीट दाखिल की गई। बहनों भाइयों, 8 साल तक ट्रायल चलने के बाद आज ये फैसला आया है कि मालेगांव के धमाके में ये 7 बेगुनाह हैं, निर्दोष हैं। इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई फोरेंसिक एविडेंस नहीं है, इनकी सहभागिता या सम्मिलित होने का कोई ठोस सबूत एनआईए, एटीएस, महाराष्ट्र की पुलिस प्रस्तुत नहीं कर पाई। जज ने अपने फैसले में, जस्टिस लोहाटी ने इस बात का उल्लेख किया और कहा कि एक भी क्रेडिबल सबूत ये प्रस्तुत नहीं कर पाए, एक कहानी लेकर आए हैं और अदालतें कहानी के मुताबिक नहीं चलती हैं, सबूत और गवाह के मुताबिक चलती हैं। किसी धर्म में हिंसा की इजाजत नहीं, लेकिन हिंसा को अपनाया भी नहीं जा सकता। तो बहनों भाइयों, आज ये देश सवाल जानना चाहता, 2 बड़े सवाल। क्या किसी राजनीतिक उद्देश्य और साजिश के तहत भगवा आतंकवादियों के नाम पर ये 7 की गिरफ्तारी की गई थी? क्या महाराष्ट्र की पुलिस और एटीएस और एनआईए इनकी जांच में कोई गड़बड़ी थी? और 2017 में तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैंडेट की गवर्नमेंट थी। फिर एनआईए ने जब चार्जशीट दाखिल की, वही चार्जशीट थी जिस पर जांच एटीएस ने की थी। तो वो कौन लोग हैं जो भगवा आतंकवाद को प्रश्रय मानते हुए आगे बढ़ाए? एनआईए ने उसी वक्त इस मसले पर कोई निर्णायक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया? सवाल नंबर 1।
सवाल नंबर 2, जिन बेकसूर बेगुनाह लोगों को जिनके कोर्ट ने आज बरी किया है, उनके जीवन के ये विभत्स 17 साल कौन वापस ला कर देगा? जैसी यातना, जैसी प्रताड़ना, जैसा टार्चर, जैसा हैरेसमेंट, जैसा सामाजिक विरक्ति, जैसा आइसोलेशन। बहनों भाइयों, मजबूत से मजबूत आदमी भी टूट जाता है, पर ये सातों ने जो झेला है इसकी भरपाई कौन करेगा? देश ये जवाब चाहता है, आम जनता ये जवाब चाहती है। और तीसरा प्रश्न जो खड़ा होता है, वो जो 6 बेगुनाह मारे गए, जिनके टुकड़े टुकड़े हो गए, उनका गुनहगार कौन है? अगर इन 7 ने कत्ल नहीं किया है, ये 7 धमाके में सम्मिलित नहीं है जैसा कोर्ट ने पाया, तो किसने उन बेगुनाहों के चीथड़े उड़ाए? किसने उनकी धज्जियां उड़ाई? किसने वो धमाका किया? इसका जवाब भारत की तीनों एजेंसियों के पास नहीं है। अफसोस की बात है, एक से बढ़कर एक जांच एजेंसी है, पर 144 करोड़ लोगों को जवाब देने के लिए किसी एजेंसी के पास तथ्य नहीं है कि मालेगांव ब्लास्ट को किसने किया। उनकी आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी इंसाफ नहीं मिलेगा कि इस देश के भीतर इस देश के नागरिकों को ब्लास्ट से उड़ा दिया गया और जांच के बाद पाया गया कि ये 7 तो आरोपी नहीं तो कौन है? क्या महाराष्ट्र की सरकार अपेक्स कोर्ट जाएगी, इसके खिलाफ अपील करेगी? अभी आपने देखा होगा कि मुंबई का ब्लास्ट हुआ, उसमें सभी आरोपी बरी कर दिए गए, वहां भी जांच के नई तरीके खामियां पाई गई। मालेगांव ब्लास्ट, सभी आरोपी बरी। बहनों भाइयों, जांच में गंभीर खामियां हैं। क्या जांच राजनीतिक उद्देश्यों के तहत होती हैं? चाहे वो मुंबई ब्लास्ट हो, चाहे वो मालेगांव का ब्लास्ट हो, किसी की भी जिंदगी खराब करने का किसी को अख्तियार नहीं है। भारत की जनता में प्रत्येक व्यक्ति को संविधान से अधिकार हासिल है। तो वो कौन लोग हैं जो जांच के नाम पर किसी की जिंदगी खराब करते हैं, और वो कौन लोग हैं जो भारत में नागरिकों का कत्लेआम कर रहे हैं, चाहे वो मुंबई ब्लास्ट हो, चाहे वो मालेगांव का ब्लास्ट हो? देश जवाब चाहता है, भगवा आतंकवाद पे जवाब चाहता है, बेकसूर जो मारे गए उनके लिए जवाब चाहता है, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर तमाशा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, देश जवाब चाहता है। बहनों भाइयों, मालेगांव का धमाका कोई सामान्य नहीं है। 17 साल का मुकदमा, 4 जज बदले गए, 3 इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नतीजा 0। बहनों भाइयों, न्याय व्यवस्था पर ऐसी ही घटनाएं, ऐसी ही जांचें लोगों के मन में संशय पैदा करती हैं, डाउट क्रिएट करती हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं, सवाल उत्पन्न करती हैं, और इन सवालों का जवाब दिया जाना देश हित में बहुत ज़रूरी है। आप ये खबर देखें, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ेगी। सत्रह साल बाद अदालत में एक फैसला होता है। आज जब जज साहब ने मालेगांव ब्लास्ट मुकदमे का फैसला पढ़ा तो ये प्रश्न खड़ा हो गया कि क्या सनातन को भगवा आतंक से जोड़ा जा सके, इसीलिए 6 मासूमों को मार दिया गया। फ्लैशबैक में चलते, रमजान का महीना था, जगह थी महाराष्ट्र के नासिक जिले का मालेगांव शहर। 29 सितंबर 2008 की रात 9:35 पे नमाजियों की भीड़ में अंजुमन मस्जिद के सामने एक भीषण ब्लास्ट होता है। 6 लोगों की मौत हुई, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। घटना बड़ी थी, मसला सियासत से जुड़ा। जांच पुलिस के बाद एटीएस और फिर एनआईए को सौंपी गई और वहां से एक बड़ा चौंकाने वाला कांड हो जाता है। 28 अक्टूबर 2008 को एटीएस ने हिंदुओं की नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर, शिव नारायण काल सांगरा, श्याम भावरलाल साहू को गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी दावा करती है कि मोटरसाइकिल प्रज्ञा के नाम थी। एटीएस ने कर्नल प्रसाद पुरोहित को भी गिरफ्तार किया। उन पर कश्मीर से आरडीएक्स लाने का आरोप लगा। बाद में स्वामी असीमानंद भी गिरफ्तार कर लिए गए। भगवा कपड़े में गिरफ्तार हुई प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ये तस्वीर देखिए। इसी एक तस्वीर ने दुनिया में झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश छेड़ दी। प्रज्ञा का नाम आते ही आतंक को भगवा से जोड़कर नया नाम दिया गया। भगवा आतंक जैसे शब्दों से बुलाया जाने लगा। सेना से लेकर सियासत तक में हड़कंप मचा।
केस कभी एटीएस तो कभी एनआईए के पास घूमता है। सियासी ड्रामे और भगवा आतंक के झूठे नैरेटिव के बीच एनआईए कोर्ट ने सबूतों के आधार पे फैसला सुनाते हुए ये कह दिया, मोटरसाइकिल में बम रखा गया था। ये याचिकाकर्ता साबित नहीं कर पाए, सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। बड़ी बात है कि सभी आरोपियों को बरी किया गया, लेकिन असली आरोपी कौन है जिसने ये काम करवाया? 6 मासूम लोगों की जान किसने ली? मस्जिद के सामने अगर बाइक में बम नहीं था तो फिर धमाका कैसे हुआ? जांच एटीएस को जब सौंपी गई तो गवाहों पे दबाव बनाने की खबरें आई। गवाहों ने अपने बयान बार बार क्यों बदले? गवाहों पर हिंदू नेताओं के नाम लेने का दबाव किसने डाला? सनातन धर्म को भगवा आतंक कहने की कोशिश किसने की? क्योंकि कांग्रेस कहती है आतंक का कोई धर्म नहीं होता, बीजेपी कहती है आतंक का धर्म होता है। भगवा कपड़े में गिरफ्तारी को खूब प्रचारित किया गया, विदेशी मीडिया ने खबरें छापी, पर अंत में कोर्ट कहती है कि बाइक में बम था। ये बात साबित नहीं होती। एटीएस का दावा था बाइक प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम थी और बम कर्नल पुरोहित ने रखवाया था। इसीलिए द डिबेट में आज सबसे बड़ा सवाल, 17 साल, 323 गवाह, 1000 पन्नों से भरी चार्जशीट, सेना, संत और भगवा से जोड़ा गया, गवाहों को डराया, फिर भी 6 मौत का जिम्मेदार कौन आज तक सामने क्यों नहीं आया? भगवा आतंक का नैरेटिव फैलाया, बीजेपी और साध्वी को जोड़ा, सेना और कई हिंदूवादी नेताओं के नाम, लेकिन असली गुनाहगार कौन आज तक सामने क्यों नहीं आया? बहन भाइयों, सीधे डिबेट शुरू करते हैं। मेरे साथ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रत्नाकर सिंह मुंबई से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय एआईसीसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक सिन्हा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए सीनियर पदाधिकारी और संघ के विचारक हैं। और SM अशरफ जाने माने इस्लामिक स्कॉलर, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। कार्यक्रम की शुरुआत मैं करता हूं रत्नाकर सिंह जी से, मुंबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रत्नाकर जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताइए कि महाराष्ट्र में आपके पार्टी की सरकार है, क्या मालेगांव में जो कोर्ट का फैसला आया है वो आप उसको उच्च अदालत में जाएगी सरकार, या फिर जो फैसला हुआ है वो स्वीकार योग्य है? रत्नाकर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? यस, मिल रही है। प्लीज गो अहेड, बोलिए। देखिए ब्रिजेश जी, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी इस फैसले का, जो कोर्ट के फैसले का स्वागत कर, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस पूरे साजिश जो है वो बनाया था जी, वो ये बेनकाब हो चुके हैं। आज कोर्ट के फैसले से पूरी तरह से ये बेनकाब हो चुके हैं। इनका मकसद यही था कि हिंदुओं को जो है इस तरह की घटनाओं में प्लांट करें और उसमें जो है भगवा आतंक का नाम लेके आए और भगवा आतंक सनातन को बदनाम करें और हिंदुत्व को बदनाम करें। ये उनकी साजिश का एक हिस्सा था। क्यों था? आपके पहले प्रश्न में जब आपने आप पूछ रहे थे कि कहां गए वो आतंकवादी, ये प्रश्न, कहां गए वो कल्प्रिट, जो इस मालेगांव ब्लास्ट के कल्प्रिट हैं, वो कहां गए, सब आपका प्रश्न था। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी की उस समय जब यूपीए की सरकार थी, उस समय अगर चाहती तो हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकी गिरफ्तार किए गए थे इस घटना के बाद, जो मेन कल्प्रिट थे, जो उनको क्यों छोड़ दिया गया, उनको क्यों भगा दिया गया? अगर उनको नहीं भगाया गया रहता, अगर उनको नहीं छोड़ा गया रहता, तो आप ये प्रश्न आज 17 साल के बाद लोगों के सामने नहीं रखते कि आखिर में मालेगांव का आरोपी कौन है और कहां गया। वो तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया रहता। लेकिन ये हुआ कैसे? ये केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से, पूरा बाकायदे एक षड्यंत्र और साजिश के तहत प्रज्ञा ठाकुर के मोटरसाइकिल को जो है वहां पे प्लांट किया गया। किस तरह से कर्नल पुरोहित, जो इन्होंने सेना में अनेकों पदक हासिल किए, रत्नाकर जी, मैं आपके समक्ष एक फैक्ट रखना चाहता हूं, वो फैक्ट आप सुन लें फिर जवाब दें। 2016 में
एनआईए ने इस मालेगांव ब्लास्ट की चार्जशीट सौंपी। एनआईए भारत सरकार के अधीन आती है। 2016 में केंद्र की किसकी सरकार थी? ब्रजेश जी, अगर दुरुपयोग देखिए, किया है तो अगर किसने किया है? झूठ, हाँ मैं आपको बता देता ब्रजेश जी, मैं यही कह रहा हूं, झूठ की मियाद कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अंततोगत्वा सच जो है वह सामने आ ही जाती। ये घटना 2008 की थी और यूपीए की सरकार 2014 तक थी। अगर 6 साल में लाख कोशिशों के बावजूद भी इन्होंने कोई साक्ष्य जो है वो इकट्ठा नहीं कर पाए, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं ये प्लांटेड था। और कोर्ट ने आज जिस तरह से फैसला दिया वो तो साबित सर, आप मेरी बात का जवाब दो सर। एजेंसियों का 2016 में तो किया था चार्जशीट ना। दाखिल हुई, केंद्र में किसकी सरकार थी? एनआईए किसके अधीन था? नहीं, सर 2016 में चार्जशीट दाखिल हुई, 2014 तो फिर ये तक कैसे जो कहा जा आरोपी सकता है बनाया कि गया, जांच जिनको एजेंसियों का आरोपी दुरुपयोग बनाया गया, कांग्रेस पार्टी ने किया? बिल्कुल। आप ये समझिए 2008 के बाद जो भी आरोपी Convince नहीं बनाए कर गए पाए, उस evidence घटना नहीं दे में, पाए ये। आरोपी घटना में बनाए गए, उन जी। आरोपियों के बारे में साक्ष्य इकट्ठा करने का काम किसकी सरकार ने किसको सौंपा था, ये तो जग जाएगा थैंक यू ना। रत्नाकर जी। और जो भी डिबेट को आगे बढ़ाते हैं सर। मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय को इनवाइट करता हूं। एआईसीसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। उपाध्याय जी, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद। आपकी पार्टी के ऊपर आरोप है कि आपने हिंदुओं को अपमानित करने के उद्देश्य से, हिंदुओं को बदनाम करने के उद्देश्य से एक वर्ड निकाला, भगवा आतंकवादी। और मालेगांव में आपकी पार्टी की जब सरकार थी उस वक्त जो ब्लास्ट हुआ, जिनको गिरफ्तार किए गए, आज कोर्ट ने उन सबको बरी किया। क्या ये किसी धर्म विशेष के प्रति नफरत का प्रतीक थी ये जांच, ये गिरफ्तारियां? ब्रजेश जी, पहली बात आपके इस चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों से मैं एक जिम्मेवारी के साथ ये बात रखना चाहता हूँ। कोई भी धर्म जो है किसी को नफरत नहीं सिखाता और हिंसा नहीं सिखाता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी धर्म है, धर्म जो है लोगों के जीवन के उत्थान के लिए है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। एक जिम्मेवारी के साथ कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है। जहाँ तक बात मालेगांव ब्लास्ट की बात है, 2006 की या 2008 की, कांग्रेस पार्टी ने पूरी निष्ठा के साथ जो जेन्युइन प्रोसेस था उस प्रोसेस के साथ इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। चूंकि उसमें 6 लोगों की जान गई, 100 लोगों से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। हमने एक स्कूटर ऐसा उसमें पकड़ा गया था जिस स्कूटर का नाम नंबर जो है कहीं ना कहीं पाया गया कि वो प्रज्ञा ठाकुर और बाकी लोग, उसी से उसका लिंक आया। हेमंत करकरे जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, जो मुंबई आतंकी हमले में मारे गए, शहीद हो गए, उन्होंने एनआईए का इस तरह से इस चार्ज रखा था और उन्होंने ही इस जांच को आगे बढ़ाया था। जब सरकार हमारी बदली, रोहिणी सालिवान जो है वो सॉलिसिटर, वो प्रोसिक्यूटर अभियोजन पक्ष की वकील थी, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि कैसे 2017 में नई सरकार 15 में नई सरकार के एनआईए के जो अधिकारी थे सालवे, उन्होंने उनको कहा कि इस पूरे प्रक्रिया को, जांच को कमजोर कर दो, धीमी कर दो। उन्होंने आज भी इस बात का बयान दिया है। जो तथ्य उन लोगों ने इकट्ठा किया था उस तथ्य के आधार पर आगे कोर्ट को नहीं आपने इसको सैफरन टेररिज्म, 6 ऐसे भगवा आतंकवाद का नाम क्यों दिया था? ये जवाब आपको देना पड़ेगा। अपना बयान दर्ज कराया था, वो पलट गए। भगवा आतंकवाद की संज्ञा क्यों दी थी आपने? आज भी कोर्ट का जो निर्णय आया है मिश्रा जी, स्पष्ट तौर पे आया है कि संदेह अभी भी बरकरार है इन लोगों पर, लेकिन सबूत नहीं जुटा पाई है वर्तमान जो जांच एजेंसियां हैं। और साथ में आरोपी जो गवाह थे वो गवाह को पलटने का काम हुआ है, जिसके कारण ये जो है कोर्ट साक्ष्य के आधार पर चलती है। कोर्ट संदेह अभी भी व्यक्त कर रही है। इसलिए राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए अपील के लिए, क्योंकि ये राज्य की और सरकार की जिम्मेवारी होती है कि कोई भी दोषी यदि है, कोई भी अपराध हुआ है तो उस अपराध में दोषी को सजा दी जाए। बहुत शुक्रिया। यदि सरकार अभी बचाने का काम कर रही है दोषियों को, मैं अशोक सिन्हा जी को आमंत्रित करता हूं। भाजपा के लोग अपनी जीत दिखा रहे हैं, यह दर्शाता है कि ये दोषियों और आरोपियों के साथ खड़े हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अशोक सिन्हा जी मेरे साथ मौजूद हैं। सिन्हा जी, मालेगांव ब्लास्ट में आज जिस तरह का फैसला आया है,
एक भगवा आतंकवाद की संज्ञा दी गई थी। आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन अनाधिकारिक तौर पर मुझे याद है उस वक्त होम सेक्रेटरी वगैरह के स्टेटमेंट्स आते थे, आरएसएस के लिंक तलाशे जाते थे, आरोप लगते थे। आज ये जब बेगुनाह साबित हुए हैं, आप क्या विचार रखते हैं? एक कुछ लोगों के द्वारा, कुछ विचारधारा के लोगों के द्वारा एक जो षड्यंत्र रचा गया था उसका सच सामने आया है और इस रचे हुए षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है। इसमें जो भी आरोप लगे थे उनमें ये बात भी आई सामने जांच में कि प्रज्ञा ठाकुर को और कर्नल पुरोहित को काफ़ी प्रताड़ित किया गया, टार्चर किया गया और उनके ऊपर यह दबाव डाला गया कि वो संघ का नाम लें, संघ के अधिकारियों का नाम लें, योगी आदित्यनाथ का नाम लें। और इसको स्पष्ट रूप से अभी प्रवक्ता साहब जो कह रहे थे कि कोई धर्म नहीं होता, तो मैं बता दूं कि स्पष्ट रूप से उस समय के गृह मंत्री ने, पी चिदम्बरम ने सबसे पहले ये कहा था कि यह सैफरन टेररिज्म है। इसके बाद इसी बात को दोहराया शिंदे जी ने और इसके बाद राहुल जी ने भी, जो विकीलीक्स लीक हुआ है जिसमें उन्होंने अमेरिकन राजदूत से ये कहा है कि यह हिंदू टेरर जो है वह अलकायदा से भी अधिक खतरनाक है, मुजाहिदीन से भी अधिक खतरनाक है। ये बात सामने आई कि उन्होंने अमेरिकी राजदूत से कहा ये बात। आप क्या मानते हैं कि मालेगांव ब्लास्ट का जो डिसीजन आया उसमें इंसाफ हो गया या इंसाफ बाकी है? सच सामने आ गया है, जो सच था वो सामने आया। ये आप चाहते हैं कि ये अपेक्स कोर्ट में इसकी अपील हो? देखिए, पहली बात तो कि इसके दो पहलू हैं। एक तो राजनीतिक पहलू है। राजनीतिक पहलू के अनुसार यह निर्णय जो है वह आगे जाएगा, अभी इस पर बहस होगी। मगर इसका जो सामाजिक पहलू है कि जो लोग मारे गए, एक आप प्रश्न पूछ रहे थे अपने इंट्रोडक्शन में, जो बात आपने रखी कि ये जो 6 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग जो घायल हुए, इनका दोषी कौन है? तो इसका एक शब्द उत्तर है कि जिन लोगों ने यह षड्यंत्र रचा था, जिन लोगों ने निहित स्वार्थ के लिए, वोट के लिए, तुष्टीकरण के लिए, केवल अपने वोट के लिए यह जो षड्यंत्र रचा, उन्हीं लोगों ने इन्हें मारा। तो उन्हीं के कारण से ये असली गुनाहगार पकड़े नहीं गए, पकड़े ही नहीं गए, केस को कमजोर किया गया। क्या आप चाहते हैं और कि बिना सबूत बेगुनाहों को पकड़ करके सजा दी गई? क्या आप चाहते हैं कि इसकी दोबारा से इन्वेस्टिगेशन हो? अब ये सरकार का विषय होगा। आप चाहते हैं? अब नहीं, मैं तो चाहूंगा कि सच सामने आए, इन्वेस्टिगेशन हो। जो लोग नाम पहले आया था, तुरंत नाम आया था, उसके बाद वो नाम रोका गया। देखिए, जो अंडर सेक्रेटरी मणि साहब ने कहा, मेरे साथ मैं एक सवाल जानना जी, क्या आप चाहते हैं कि उसको भारत की मौजूदा सरकार सच सामने आना चाहिए? मुझे सवाल कर मेरा उत्तर यही है कि सच सामने आना, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सच सामने आना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं SM अशरफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे अशरफ साहब जानना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि मालेगांव पर जो आज डिसीजन आया है उसको लेकर आपकी कम्युनिटी में क्या ओपिनियन है? देखिए, कम्युनिटी में ओपिनियन है कि ठीक है, कोर्ट का एक फैसला है। चूँकि हमारा एक आम धारणा है कि कोर्ट के फैसले को सम्मान करते हैं, सभी लोग करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जो फ्लॉ रहा, जो कोर्ट का जजमेंट है, उसमें कोर्ट ने यही कहने की कोशिश की है कि एविडेंस को सही तरीके से जांच एजेंसी हमारे सामने रख नहीं पाई, इसलिए इस बुनियाद पे जो है हमको लगता है डाउट और हम इन्हें छोड़ना है। लेकिन मेरा दोहरा सवाल है, जब सवाल आता है 7/11/2006 का मुंबई, मुझे जो सबसे ज़्यादा आपत्ति हो रही है कि जब वो छूटते हैं लोग जो 7/11 में मुलविस थे, तो महाराष्ट्र सरकार उसके खिलाफ जाती है सुप्रीम कोर्ट कि वे बरी हो गए। आज सिन्हा साहब जैसे लोग, वो भाजपा के प्रवक्ता बैठ के वेलकम कर रहे हैं, स्वागत है। क्यों? अगर आतंकवाद को इस तरह से आप धर्म में बांट के देखते रहेंगे तो सवाल इस बात का होगा, इस देश का क्या होगा? आप नहीं सर्टिफिकेट दे सकते कि जो है वो प्रज्ञा ठाकुर और जो है कर्नल पुरोहित, ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब एविडेंस की डाउट की बुनियाद पे छूटे। दूसरी बात, जब आप उसकी बात करते हैं 7/11 की, तो ये फैसला 5 लोगों को फांसी दी गई थी, 7 लोगों को उम्र कैद दी गई थी। ये फैसला हाईकोर्ट ने पलटा है। लेकिन जिस तरह से लोग बिल्कुल, तो ये मालेगांव में जो 6 लोग मारे गए उनको किसने मारा? यही तो मैं कह रहा हूं
कि अगर अभी इन्होंने तो- नहीं मारा, क्या उन्होंने आत्महत्या कर ली? नहीं नहीं, या देखिए, खुद को ऐसा बम है से कि उड़ा लिया? हेमंत करकरे एक ऐसा ऑफिसर थे जिनके बारे में, जिनकी इंटीग्रिटी में डाउट करना बहुत बड़ी देश के साथ विश्वासघात होगा। उस आदमी का काम बिल्कुल पक्का था। और कर्नल पुरोहित हो चाहे प्रज्ञा ठाकुर हो, दोनों को चार्ज करने वाले वो जो है हेमंत करकरे थे। इसलिए मैं बिल्कुल जांच मानता गलत हूं, हुई? इस इन्वेस्टिगेशन में जांच में ये बात सबूत फिर आया क्यों नहीं? बाद में जाके खेल हुआ जो आप कह रहे हैं ना इन्वेस्टिगेशन। आप बताइए, 4 जजेस चेंज हो गए, इन्वेस्टिगेटिंग कितनी एजेंसीज चेंज हो गई। अगर आप एविडेंस सही तरीके से प्रूव नहीं कर पाओगे, लोगों को बीच में लेके आ नहीं पाओगे, तो कोर्ट बहुत सी जगह चाहते हुए भी हेल्पलेस हो जाती है। ये सबसे बड़ा मुद्दा इस बात का, इसने बाकायदा कहीं ना कहीं, चूंकि अभी देखिए जिस तरह से वेलकम हो रहा है, मैं मान के चलता हूं कि इसमें चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे क्या जो भी लोग हो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? बिल्कुल साहब, ये होना चाहिए। तो कहते हैं सरकार ना कराए इन्वेस्टिगेशन, अपील में जाइए ना आप। और ये अपील में नहीं जाएंगे, मैं लिख दूं, ये अपील में नहीं जाएंगे क्योंकि छुटने वाले सारे हिंदू हैं। अभी मुसलमान को देखिए पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस देश का यह है कि हिंदू मुसलमान ये तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं सिन्हा साहब। सबसे पहले तुष्टिकरण तो ये खुद कर रहे हैं स्वागत करके। अगर छूटने वाला हिंदू होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज लगता है तो कहते हैं साहब वेलकम है, और उसके 10 एविडेंसेस बताते हैं, इनका नाम आया, उनका नाम आया। धन्यवाद और जब सर। मुंबई ब्लास्ट का होता है तो उसके खिलाफ आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। बहुत शुक्रिया ये आपका। दोहरी जो सोच है, यही देश के मैं लिए आसिम घातक है। वकार साहब को, आप सबकी बात समेट के आसिम वकार साहब के पास चलता हूं। MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। वकार साहब, स्वागत है आपका। मालेगांव ब्लास्ट का सर फैसला कोर्ट का आ गया है। प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपी, कर्नल प्रसाद पुरोहित, सब बरी हैं, सब बेकसूर बेगुनाह पाए गए हैं। शक के आधार पर उनको सजा नहीं दी जा सकती, कोर्ट ने स्पष्ट किया है। अब आपका क्या मत है कि ये 6 लोग जो मारे गए थे मालेगांव ब्लास्ट में, किसने मारा उनको? देखिए, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा भारत सरकार से कि जो विभाग 17 साल कोशिश करने के बाद भी सबूत नहीं जुटा पाया, गवाह पेश नहीं कर पाया, ऐसे विभाग का अब देश में काम ही नहीं है। इसको भंग कर देना चाहिए, ख़त्म। 17 साल लग जाते हैं, आप एक मुजरिम नहीं पेश कर पाते। काहे की तनख्वाह ले रहे हैं? ये खून पसीने कमाई की तनख्वाह है देश के लोगों की। दूसरी बात, बीजेपी प्रवक्ता जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हेमंत करकरे ने झूठी तरीके से वो प्रज्ञा ठाकुर के स्कूटर को वहां पेश कर दिया। उस वक्त मैं भी केस फॉलो कर रहा था जब चल रहा था। प्रज्ञा ठाकुर ने यह कहा था कि मैंने अपना स्कूटर फला फला शख्स को बेच दिया था, वो ट्रांसफर नहीं हुआ था, और जिसका उन्होंने नाम लिया था वो आदमी भी गिरफ्तार था, वो आदमी भी इस ब्लास्ट में गिरफ्तार था। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था मैंने अपना स्कूटर बेच दिया उनको। जिसने स्कूटर, जिसके ऊपर आरोप था स्कूटर खरीदने का, उसने कहा मैंने खरीदा नहीं था। तो बीजेपी प्रवक्ता जी अपनी बात ठीक कर लें। दूसरी बात, अभी आप लोग बार बार, क्योंकि मालेगांव ब्लास्ट का नाम आएगा तो हेमंत करकरे, विजय सालस्कर और अशोक कामटे शहीदों का नाम भी आएगा। SM मुशर्रफ साहब की किताब है, उस किताब के आधार पर जो उसमें लिखा है, उसके आधार पर विजय, एक कांग्रेस के नेता थे, नाम उनका थोड़ा सा मैंने वडेट्टीवर नाम है उनका, विजय वडेट्टीवर साहब ने एक बयान दिया था SM मुशर्रफ साहब की किताब का हवाला देकर। उन्होंने कहा था कि हेमंत करकरे की जो मौत हुई है, जो हत्या हुई, जो शहीद हुए हैं, वो कसाब की गोली से नहीं हुई है, वो पुलिस की गोली से हुई है। मसला सर समझिए बड़ा टेक्निकल है। कौन किसको बचा रहा था, कौन किसको फंसा रहा था, ये तो हम सब बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उसमें आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में खामी थी या फिर बेगुनाहों को फंसा दिया गया था और आज तक वास्तविक मुजरिम गिरफ्तार नहीं हुए? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन ही में सारा खेल किया गया है। फंसाया गया, हटाया गया, ये नहीं जानता, लेकिन सारा का सारा जो खेल है वो इन्वेस्टिगेटर ने कर डाला। सबसे पहले तो उन्हीं को पकड़िए आप, वो जो इन्वेस्टिगेटर थे। भाई कैसे जांच कर रहे हैं आप? मैं आपको बताऊं, अभी जब बॉम्बे ब्लास्ट के लोगों को बरी किया गया तो एक साहब ने मुझसे कहा कि आप इस पे बोले क्यों नहीं, देखिए सब बच गए। तो मैंने कहा वो भारतीय जनता पार्टी है, आप उसकी मानसिकता को भी समझ नहीं सकते। हमने कहा 10-15 दिन रुकिए,
आवाज आ रही है मेरी सर? परफेक्ट आ रही, परफेक्ट आ रही। हाँ, तो जब वो बॉम्बे ब्लास्ट, ट्रेन ब्लास्ट वाले लोग छोड़े गए, तो एक साहब ने मुझसे कहा आप इस पे बोलते क्यों नहीं है? मैंने कहा 10-15 दिन रुकिए, ये क्यों छोड़े गए अभी सामने आएगा आपके। वो बीजेपी है, आरएसएस का माइंडसेट है वो बड़े वकार साहब, खतरनाक एक तरीके प्रश्न से है मेरा, सोचते, बड़ी 2008 में ये ब्लास्ट होता है, 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी दिल्ली में जी। सर। इस मामले में 2011 को एनआईए को जांच ट्रांसफर हो गई थी। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में चार्जशीट क्यों नहीं लगने दी? सर मैं इस पे आपको मतलब जवाब देने से पहले एक लाइन बोलना चाहता हूँ। 2017-18 में कांग्रेस की तरफ से जब चैनल पे लोग बैठते थे, देखिए मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं किसी और पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे बोलने का अधिकार है। तो 17-18 में जब कांग्रेस के लोग बैठते थे, 14 के बाद एक ट्रेंड शुरू हुआ था, लाशों का सौदागर, खून की दलाली। हर कांग्रेसी बोल रहा था, सोनिया जी ने बोला था, राहुल जी ने बोला था। तो मैंने एक चैनल के ऊपर एक साहब से पूछा, तो वो कहने लगे आप बीजेपी के नेता हैं, आपको बड़ा बुरा लग रहा है मोदी जी के बारे में। तो मैंने कहा आपसे जितना पूछ रहा हूँ सवाल का जवाब दे दीजिए। हमने कहा आपने अगर कहा लाशों के सौदागर अहमदाबाद राइड के लिए, गुजरात राइड के लिए, कहले जी, तो हमने कुछ सबूत कांग्रेस के पास होगा तभी तो कह रहे हैं। कहले जी है, सबूत है, उन्होंने दंगा कराया, ये कराया, वो कराया। तो हमने जब आपके पास सारे सबूत थे कि लाशों के सौदागर हैं, दंगा कराया, खून की दलाली की, तो 2002 में दंगा हुआ था, तो 2004 से 2010 तक आपकी सरकार रही। अगर सारे सबूत आपके पास थे तो ये जेल क्यों नहीं गए? तो सर 2008 से 2014 तक चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल हुई? जांच की गई होती, यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए सर। मैं यही तो पूछ रहा हूं सर, बिल्कुल पूछा जाना चाहिए, बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। बेकसूरों को जेल में डालना अपराध है सर। कौन लोग हैं और जिनके टुकड़े हुए, जिनकी मौतें हुई, उनके प्रति इंसाफ नहीं मिला, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दोनों बातें हैं सर। सर एक बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं आपसे। आप इल्जाम लगा रहे हैं यहां बैठकर हेमंत करकरे जैसे आदमी पर। हेमंत करकरे की शहादत के बाद देश के बहुत से नेता उनकी वाइफ से मिले, उनको मदद भी की गई, वो सबसे मिली, लेकिन देश के एक नेता से हेमंत करकरे की वाइफ कविता करकरे जी मरते बन गई, लेकिन मुलाकात नहीं की उन्होंने। वजह सर बहुत सी बातें होती हैं जो जबान से नहीं कही जाती हैं जी, वो दिल से समझी जाती हैं और दिमाग से सोची जाती हैं। धन्यवाद सर। वीरेन जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। इसमें बीजेपी क्यों खुश है? नहीं, बीजेपी क्यों खुश है? नहीं, साध्वी प्रज्ञा के और बाकी लोगों के बरी होने में बीजेपी क्यों खुश है? बहुत से लोग बरी होते हैं। ठीक है, इसका जवाब रत्नाकर से लूंगा, लेकिन पहले वीरेन जी, संबंध है बीजेपी का आरएसएस का? जी, वीरेन सिंह जी भी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेन जी स्वागत आपका। क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं, क्या सरकार और एनआईए, क्या सरकार और एनआईए इसके ऊपरी अदालत में अपील करेगी? थैंक यू सर। वीरेन जी बोलिए, मालेगांव का सर ब्लास्ट का डिसीजन वीरेन जी आया, सवाल यह बनता है, उसमें 7 लोग बरी कर दिए गए। ये बताया गया कि साहब भगवा आतंकवाद था, लेकिन 2008 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, एनआईए के पास जांच थी, चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल हुई? देखिए, देश की जनभावनाएं उस समय ये बात साफ तौर पर मान चुकी थी कि कांग्रेस ने प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित को जबरिया इस मामले में फंसाया है, और पूरे देश में जो हिंदुत्व की एक लहर उठी 2014 में, उसी का बहुत बड़ा उसका एक कारण था मालेगांव ब्लास्ट, जिसको बीजेपी ने भुनाया और मोदी प्रधानमंत्री बने। आज जब फैसला आया है तो दोनों तरह की बातें सामने आती हैं। एक पक्ष ये कह रहा है कि इंसाफ का तकाजा क्या था और रिजल्ट क्या आया। एक पक्ष ये कह रहा है कि जो आज सच्चाई की जीत हुई, निर्दोष लोगों को जो फंसाया गया था वो बरी हो गए। सबके अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में इतने बड़े ब्लास्ट में, रमजान के महीने में, जब उस समय पर कहते हैं अफ्तारी का समय था, रोड पर हजारों की संख्या में लोग बैठे थे, उनकी मौत की जिम्मेदारी फिक्स नहीं हो पाई। लेकिन राजनीतिक स्थिति जो रही, उसने भारत को एक नया नाम दिला दिया, भगवा आतंकवाद का। और कांग्रेस के उस समय नेता थे दिग्विजय सिंह, जिन्होंने यह शब्द का इस्तेमाल किया था, और इससे देश में अधिकांश हिंदुओं की जनभावनाएं आहत हुईं।
आज मालेगांव में 17 साल बाद फैसला आया है। प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से बीजेपी के टिकट पर सांसद भी बन गई, चुनाव जीती और तमाम सारे कष्ट भी झेले, जेल में रही, उनके पैर से चल नहीं पाती थी, मरने की नौबत आ गई, बड़े सारे परेशानियां झेली। कर्नल पुरोहित ने भी, उनके साथ के लोगों ने भी बहुत अपमान झेला। 9 साल ये लोग जेल काटे हैं। आज बात आती है कि ये लोग सच में जेल काटे, ये लोग दोषी थे, आज निर्दोष हो गए। ये जांच एजेंसियां हमेशा राजनीतिक इच्छा शक्ति के अनुरूप कार्य करती आई हैं, हर कोई जानता है। इतना आदर्शवादी सिस्टम अभी इस देश में नहीं है। साक्ष्यों के अभाव में हमारे देश के न्यायालयों से रोज हजारों लोग तमाम हत्या के आरोपी छूट जाते हैं। ये मालेगांव ब्लास्ट भी उसी में से एक है। अदालत साक्ष्य देखती है आरोपी पर, तब चार्जशीट, तो उसी आधार पर वो फैसला सुनाती है। जब साक्ष्य नहीं मिलेगा तो बरी करना उसकी मजबूरी है। दोषी और निर्दोष का फैसला बाहर अपने अपने नज़रिए से लोग करते रहें, लेकिन इस देश में जो संवैधानिक सिस्टम है उसके हिसाब से ही लोगों को चलना पड़ेगा। इंसाफ का तकाजा क्या है? किसी को लगता है कि ये सज़ा, ये बरी जो हुए ये गलत हुआ है, लेकिन कानून के हिसाब से जो इंसाफ कहता था वो रिजल्ट आया है। कांग्रेस को ये बात देखनी होगी कि उसके एक फैसले की वजह से पूरे देश के हिंदुओं में गुस्सा फैला। मनमोहन सिंह एक प्रधानमंत्री थे जो चुपचाप रहते थे और उनके ज़माने में चाहे भगवा आतंकवाद का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, भाजपा ने और मोदी ने उनको हर कदम पर घेरा और एक जनमानस में एक राय बनी कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है, हिंदुओं पर अत्याचार करती है, प्रधानमंत्री बोलते नहीं हैं, इसलिए पूरा देश बहुत बड़ी संख्या में मोदी के साथ खड़ा हुआ और प्रचंड बहुमत की उनकी सरकार बनाई। इस बात को क्यों भांपने में कांग्रेस चूक गई और उसका खामियाजा उसको आज तक भोगना पड़ रहा है। हेमंत करकरे ने प्रज्ञा ठाकुर को गिरफ्तार किया था और बाद में वो 26/11 के अटैक में शहीद हुए, वो अलग बात है। एक पुलिस अधिकारी का जो कर्तव्य था, जो साक्ष्य उनको मिले होंगे, जो निर्देश थे, वो उन्होंने अपना निभाया ड्यूटी के दौरान। लेकिन इस देश में कांग्रेस ने हिंदुओं के खिलाफ एक जनमानस तैयार किया और लोगों में बीजेपी इस बात को बताने में कामयाब रही कि हिंदुओं को सताने के लिए मालेगांव ब्लास्ट में ये कांग्रेस ने इस तरह की कार्रवाई कराई है। मिर्जा जी, इस देश में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेकिन जहां हिंदू मुस्लिम की बात आ जाती है, ना इस्लामिक आतंकवाद, ना हिंदू आतंकवाद, ना भगवा आतंकवाद। आतंकवाद अपने आप में खतरनाक चीज है। जब हम इस्लामी आतंकवाद की बात करते हैं या मुस्लिम आतंकवाद की बात करते हैं, तो खाली वो उसको इस नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए कि वो भारत के मुसलमानों के खिलाफ है। जी, आतंकवाद या अपराधी किसी भी धर्म में हो सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि सरकार को ये देखना पड़ेगा कि वो कैसे लोगों को फंसा रही है और किस तरह का माहौल बना रही है। जी वीरेन जी, कंक्लूड करें। फिलहाल साक्ष्य के अभाव में चेहरा बदल जाता है, साक्ष्य के अभाव में दर्पण बदल जाते हैं, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। सच्चाई क्या है और हकीकत में उसका परिणाम क्या है, ये सब अलग अलग हमेशा आता रहा है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो सुनिएगा कि फिर चीखते फिर रहे बदहवास चेहरे, फिर रचे जाने लगे षड्यंत्र गहरे, और कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली, तीर की जगह कातिल साज उठाए बैठा है, और समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता तो कभी दर्पण नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। मुकदमे के दौरान 39 गवाह मुकर गए थे और वही एक महत्वपूर्ण सीडी जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग थी साजिश की, वो कोर्ट को टूटी हुई पाई गई।
और जो इसमें कॉल इंटरसेप्ट थी, कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर लीगल अनुमति के बिना ये कॉल रिकॉर्डिंग्स की गई थी। जो इंटरसेप्ट किया गया था उसको भी कोर्ट ने उचित नहीं माना, कानूनी प्रक्रिया के तहत नहीं माना। प्रज्ञा ठाकुर की जो बाइक का विषय था, उन्होंने क्लेम किया कि ये बाइक उन्होंने बेच दी थी। कोर्ट ने ये पाया कि जांच एजेंसियां ये सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाईं कि वो बाइक जिस पर ब्लास्ट हुआ या स्कूटर जिस पर ब्लास्ट हुआ वो प्रज्ञा ठाकुर का था। रत्नाकर सिंह महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, डिबेट के पहले चरण में आसिम वकार ने कुछ सवाल उठाए हैं, आप जवाब देना चाहते थे, बोलिए। देखिए ब्रजेश जी, पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर आना चाहता हूं, फिर वकार जी की बातों को आगे बढ़ाऊंगा। आज हमसे वो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं और वो लोग इस आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है ऐसा पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये कहते थे कि सैफरान टेररिज्म इज मोर डेडली देन लश्कर तोयबा। ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट है। आज वो हमको कह रहे हैं कि धर्म का कोई, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि पहलगाम में जो हमारे मां बहनों के सिंदूर को उजाड़ दिया गया, धर्म को पूछ पूछ कर गोलियां मारी गई, फिर वो क्या था भाई, जरा मुझे बता दीजिएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं अभी मुस्लिम स्कॉलर जो कह रहे थे कि अगर वो मुस्लिम होता तो जो है वो मुस्लिम अगर कोई रहता, छूटा होता, तो ये लोग अपील करते। आज हिंदू छूटा है इसलिए अपील नहीं कर रहे हैं। मैं इस पे अपना एक वाकया याद दिलाना चाहता हूं। मैं वाकया याद दिलाना चाहता हूं। देश की जनता ये भली भांति जानती है कि किस तरह कांग्रेस शासन काल में आतंकवादी को, सजाए मौत पाए हुए आतंकवादी को 12 बजे रात को कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर बचाने की कोशिश किसके शासन काल में किया गया था, ये शायद इनको पता नहीं है या जानबूझ के ये जानना नहीं चाहते। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, बात जो हेमंत करकरे की बार बार आ रही है, निश्चित रूप से उनके जांच पे कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा है। उन्होंने जो जांच किया वो आगे बढ़ाया। लेकिन मैं वसीम वकार जी से पूछना चाहूंगा, जो सैफरान टेररिज्म की को जो है ये मानते हैं ये लोग, मैं पूछना चाहूंगा कि भाई हेमंत करकरे को जिसने गोली मारी थी वो किस समुदाय, किस समाज से बिलोंग करता था? जी, आप उनके सवालों को भी एड्रेस करें जो सवाल आसिम वकार ने उठाए हैं। इस्लामी आतंकवादी थे वो, कहेंगे आप आसिम वकार के उन सवालों का भी जवाब दें जो उन्होंने डिबेट में उठाया। जी जी ब्रजेश जी बोलिए। आप आसिम वकार के उन सवालों का भी जवाब दीजिए जो उन्होंने डिबेट में उठाए। नहीं, वकार जी का जवाब यही है कि आरोपी अगर आरोपी सिर्फ बना देने से, अगर उनको कोर्ट अगर फैसला कर ले या जांच में ये कह रहे हैं कि बहुत सारी खामियां पाई गई, तो भाई अगर 8 साल 6 साल अगर कांग्रेस का शासनकाल था तो उन्होंने चार्जशीट दाखिल कर दिया होता, सारे तथ्य जो है साक्ष्य जुटाकर। थैंक यू, धन्यवाद आपका डॉक्टर अजय उपाध्याय, बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी। अगर समय बचा तो आपको फिर से वक्त देंगे। मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय को इनवाइट करता हूं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपके ऊपर दोहरा आरोप है। एक आरोप बीजेपी लगाती है, दूसरा आरोप खुलेआम MIM लगाती है। आप इस मामले में शंका के घेरे में हैं। ब्रजेश भाई, मैं मानता हूं कि 2 आरोप नहीं है, दोनों के आरोप एक ही हैं, क्योंकि ये दोनों भी एक ही हैं। तो इसलिए MIM और भाजपा कोई अलग तो है नहीं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो इनका काम वही है जो अब एजेंडा चलाना है, हिंदू मुस्लिम का साइकोलॉजी पैदा करना है, देश में नफरत में समाज को डालना है। अभी जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि भाई वो हिंदू मुस्लिम धर्म पूछ करके गोली मार रहे थे आतंकवादी, और भाजपा के लोग उसको जो है अपने ट्विटर हैंडल से डाल रहे थे दूसरे ही दिन। मोदी जी को भी ये नहीं मान रहे हैं। मोदी जी ने तो पार्लियामेंट में कहा कि उनकी यही मानसिकता थी कि देश के अंदर नफरत फैले, और रत्नाकर जी कह ही रहे हैं कि वो नफरत फैलाना चाहते थे, सरेआम उस बात को देश के अंदर घुमा रहे हैं। तो पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ भी इनका इस तरह का मानसिकता कैसे मिलता है, इसको देखने की ज़रूरत है। दूसरी बात, जो लंबा चला
केस चला, हमने तो सारे सबूतों को लाकर 323 गवाह थे, उनको धीरे धीरे एक न्यायिक प्रक्रिया में ला करके खड़ा किया। 6 लोगों को जो है 164 का बयान दिला रखा था और उसके तहत वो सब लोग थे। जब इनकी सरकार 2014 के बाद आई, 16 में कहीं ना कहीं वो प्रोसेस था जिसके कारण मजबूर होना पड़ा इनको, और इनको जो है सर 2008 का ब्लास्ट, 2014 तक कांग्रेस की सरकार, 6 साल में आप चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाए सर? हाँ, एकदम थी, लंबी प्रक्रिया थी। ये बात भी सच है कि समय ज़्यादा लगा था हमारे समय, और हम लोगों ने एक एक व्यक्ति को प्रयास किया था कि इसको लिंक करके और प्रूफ के साथ, तथ्य के साथ कोर्ट के सामने जाए, और इसीलिए कोर्ट ने इस चीज़ को माना भी और इन लोगों को जेल में भी डाला। निचली अदालत ने इनको सजा भी दी। आप क्या चाहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार उच्च अदालत में अपील करे, या आपको ये फैसला स्वीकार है? पूरी तरह मैं तो यही पूछ रहा हूं कि जो ये लोग ढोल तमाशे जो कर रहे हैं अभी, क्या कोई भी सरकार, राज्य सरकार ये अभियोजन प्रोसिक्यूशन का काम करती है ना, ये दायित्व तो राज्य सरकार का बनता है ना। यदि कोई अभाव में, सबूत के अभाव में कोई आरोपी छूट रहा हो तो अपील करना चाहिए और सबूत। धन्यवाद उपाध्याय जी, शुक्रिया। मैं अशोक सिन्हा जी को आमंत्रित करता हूं। तो अभी क्लियर कर दिया। धन्यवाद तो लगातार ये अशोक सिन्हा जी बांट रहे हैं, तो ये क्या दर्शाता है महाराष्ट्र की सरकार को साथ क्यों है, कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करनी चाहिए? क्योंकि इनको धन्यवाद उपाध्याय जी, राजनीतिक लाभ, सियासी लाभ। उपाध्याय जी धन्यवाद, सही में ही कर रहे हैं। थैंक यू सर। बोलिए सिन्हा जी। देखिए, यह सरकार का विषय है। हम ये मानते हैं कि किसी भी चैनल को या किसी भी व्यक्ति को डबल स्टैंडर्ड नहीं अपनाना चाहिए। अभी हफ्ते भर पहले बम्बई ट्रेन बम कांड का भी फैसला आया। कितने लोगों ने उसे बहस की और कितने लोगों ने उसका जवाब दिया कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, सच सामने लाना चाहिए, सच को सामने आना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि सच को छिपाया गया। पकड़ जाते सभी अपराधी उस समय जो सैफरन टेररिज्म का षड्यंत्र रच रहे थे, उन्होंने सबूतों को नष्ट किया, लापरवाही बरती जांच में, और जिसका परिणाम आज ये है कि एनआईए को आरोप लगाया जा रहा है एनआईए के ऊपर। मगर आप जरा सोचिए कि जो आरवीएस मणि थे अंडर सेक्रेटरी गृह मंत्री के गृह मंत्रालय में, उन्होंने क्या कहा, अभी किसी चैनल पे बोल रहे थे वो, कि हमारे ऊपर दबाव डाला उस समय के सरकार ने कि इसको हिंदू टेररिज्म, पहले एफिडेविट बदलो, एफिडेविट बदलवाया गया हमसे। तो जो असली कल्पित था उसको छिपाया गया और एक तुष्टीकरण के तहत वोट बैंक के लालच में एक नैरेटिव बनाया गया और उस नैरेटिव के अनुसार इस पूरे केस को रन किया गया। तो इसमें जनता जरूर जानना चाहती है कि असली वो अपराधी कौन था। नाम आया था, शुरू में ही नाम आया था, मगर उसको दबा करके ये केस बदला क्यों गया, एफिडेविट गृह मंत्रालय में क्यों बदला गया, और किन लोगों ने यह षड्यंत्र रच करके सैफरन टेररिज्म या हिंदू टेररिज्म का नाम लिया। 2013 में शिंदे ने कांग्रेस के मीटिंग में कहा कि हिंदू टेररिज्म ये है, मगर जैसे ही बाहर निकले और पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि आपने हिंदू टेररिज्म कहा, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो भगवा टेररिज्म कहा था, सैफरन टेररिज्म कहा था। बदल गए थे उसी समय शिंदे साहब ने। ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें, पूछताछ में आई है जज के। तो ये जो षड्यंत्र रचा गया है इसको जनता समझती है। थैंक यू सर। जनता ये भी जानती है कि हिंदू समाज को बहुत दिनों से बदनाम करने की कोशिश की गई है। अब जहां तक सच सामने आने का है तो दोनों केस है, बम्बई ट्रेन बम कांड का भी है, उसमें भी बरी हुए हैं लोग और ये भी बरी हुए हैं। तो सच्चाई सामने आई है, जनता को स्वीकार करना चाहिए। ऑलराइट, सच सामने आया तो परहेज क्यों, और इसको आप हिंदू मुसलमान पर क्यों जोड़ रहे हो? कितनी सफाई से सिन्हा जी कह रहे हैं दोनों केस में लोग बरी हुए हैं, उसमें सरकार अपील में गई है ना, इसमें जाएगी सरकार। दोनों जिम्मेदार लोग बैठे कि जो इस तरह से वेलकम और स्वागत कर रहे हैं, इनके मुंह में जबान नहीं हो पाएगी कि कह पाएंगे कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहिए। अच्छा, कह पाएंगे? गवाह मुकरे, नहीं कह पाएंगे, नहीं कह पाएंगे। उसकी वजह है, एक तरफ शिकायत कर रहे थे साहब कि वो छूटे तो कितनी डिबेट हुई। आज डिबेट आप लोगों के लिए लगा कि कितना बड़ा आपको क्या मिल गया, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा को जिस तरह से आप लोग बैक कर रहे थे, ये आज ये पोजीशन थी कि आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है कि चलिए साहब इतना बड़ा मामला भी होगा, 6 लोग मारे भी गए, सैकड़ों लोग घायल हुए और बड़ी खूबसूरती से जो है 2016 में एनआईए ने इनका नाम हटाया है। 2016 में कहा है साफ साफ कि हेमंत करकरे की जो रिपोर्ट है वो ठीक नहीं थी। 22 थे
एनआईए 2016 में इनका नाम जो है साध्वी प्रज्ञा को उससे बाहर किया है और ये कहा है कि उनकी रिपोर्ट जो सही नहीं थी। तो सवाल ये कि एनआईए, आप सवाल पूछ रहे हैं कि 2016 में क्या हुआ, वो इसीलिए हुआ कि सरकार आप एक बात बताओ, 2008 से 14 तक उपाध्याय जी की पार्टी सत्ता में बहुत थी, से केसेस में तो क्यों 6 साल तक चार्जशीट क्यों नहीं आई? मानता हूं आप डिफेंड कर रहे हैं कांग्रेस को। डिफेंड नहीं कर रहा हूं, आज ये डिफेंड नहीं करते तो 2002 में गुजरात हुआ था ना, 2002 में गुजरात और 14 में मोदी जी आए हैं सरकार में, 12 साल में बहुत कुछ हो गया होता। बीजेपी क्रेडिट ले सकती है कि हमने मैं कह 2016 में चार्जशीट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आज मुकदमा चलाया, आज उसीलिए तो भुगत कांग्रेस क्लेम नहीं कर सकती। आज 14 से 25 हो गया, इसीलिए भुगत रहे हैं। 2002 दंगों को कुछ नहीं कर पाई आसिम वकार, एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिम्मेदार कांग्रेस है। वकार साहब, आपको तो डॉक्टर अजय उपाध्याय बता रहे हैं कि आपसे और बीजेपी से तो बात करना एक जैसा है, जबकि ये उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि इनके कार्यकाल के दौरान चार्जशीट क्यों नहीं आई। देखिए, उपाध्याय साहब क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उपाध्याय साहब के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के दलाल एजेंट उनकी पार्टी में है, कांग्रेस में हैं? अब वो खोज नहीं पा रहे, हो सकता उपाध्याय जी हो। ऐसे नहीं बोलो सर, नो नो राहुल जी प्लीज। ने जो कहा है ना कि बीजेपी सम्मान के का दलाल ध्यान रखो। आरएसएस के पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, तो वो, हाँ, तो हो सकता उपाध्याय जी हो बीजेपी के एजेंट, कोई भी हो सकता है सर। कांग्रेस पार्टी, वो तो इनके नेता ने मान लिया। आसिम भाई, इतनी मिर्ची नहीं लगनी चाहिए आपको। मैं आपके पार्टी के विचारधारा आंख से दिख रहा है सर, कहा आंख है, से क्योंकि दिख रहा आप है। जिस तरह से यहाँ नफरत का माहौल पैदा करते हैं, भाजपा का जो प्लेटफॉर्म है उसी प्लेटफॉर्म पर आप भी चले जाते हैं। उपाध्याय जी, आप मैं चाहता जो हूं भाजपा वकार साहब चाहती किसी है के वही बीच में नहीं भाषा बोलते आप हैं, उनको सम्मान से नफरत सुनिए अंदाज सर। वाला। उपाध्याय जी, तो मेरा जो है उपाध्याय जी, उन्हें सम्मान से व्यक्तिगत सुनो आपको सर। नहीं इतनी मिर्ची लगनी चाहिए। उनको सम्मान से कौन सुनो सर। गद्दार है, कौन दलाल है, असहमति पूरा का देश भी जानता सर है। रास्ता होना चाहिए। भाजपा के उपाध्याय जी, मैं उठते ही निवेदन आप करूंगा, आप पहुंचते हैं। वकार साहब को सुनो, और सर सुनने की क्षमता भी विकसित करो सर। कहा है तो सुन भी लो वकार साहब सर, का बहुत सम्मान करता हूं, तो सुन इसीलिए लो सर। मैंने कहा कि करेक्शन कर ले। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप उनको सुन लो तसल्ली से। और कौन है इस देश का गद्दार, सर धन्यवाद सबको सर, पता है। धन्यवाद। वकार साहब अनइंटरप्टेड आप बोलो प्लीज। नहीं, देखिए, मसला ये है कि जब उपाध्याय जी ने हमको कहा तो हम बोले ही नहीं कुछ, क्योंकि हम थे ही नहीं। लेकिन जब हमने उपाध्याय जी को कहा और राहुल गांधी के भाषण की बात कही, बयान की, तो उपाध्याय जी को बुरा लग गया, अब मिर्चें लग गई। अभी तो खुद ही इन्होंने साबित कर दिया क्या है ये लड़ाई सर व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये सर लड़ाई देश की है। चलिए, व्यक्तिगत तौर पे मुद्दों पर आइए। 2002 के गुजरात दंगे के बाद करना और व्यक्ति पर प्रहार और करना, 2014 आप क्या तक, है, 4 से वकार 14 साहब, तक जो सरकार पूरा बनी है देश देखता कांग्रेस है की, रोज। उस सरकार जब आप ने बोलते हैं, बीजेपी मुंह के खोलते हक हैं, में तो काम क्या किया। बोलते हैं, ये भी पूरा इनके देश लोगों देखता है ने, कि कितना अगर तथ्य ना से किया बोलते होता हैं, तो कितने आज मुस्लिमों के ही जो तैसी लोग हैं, सत्ता कितने इस में बैठे देश के हुए हैं, समाज या के तो ही तैसी जेल हैं। अजय जी, आपको सर सुनना चाहिए सर। देश में भाजपा जो बहुत सर अजय जी, है, उसका सर बीच में इंटरप्ट ना करो साझेदार सर। बनते हैं। अब मैं उसको निवेदन कहने की करता कोई हूँ, जरूरत नहीं, वकार पूरा साहब को देश बोलने जानता दो है। आप। छोड़िए इस बात। वकार साहब बोलो, मुद्दों पर कंटिन्यू। आइए। वकार साहब कंटिन्यू। आज एक सिर्फ वकार साहब की आवाज दो, बोलो वकार साहब, बात कीजिए। कंटिन्यू वकार साहब। तथ्य और तर्क उपाध्याय पर जी बात प्लीज, करके कांग्रेस को कटघरे में खड़ा प्लीज। कीजिए, हमको अच्छा लगेगा। ओके, व्यक्ति को उपाध्याय जी बोलिए। अरे वकार साहब, अपना समय भी मत नहीं, गवाएं। कांग्रेस को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं, कांग्रेस के लोगों को खड़ा कर रहा हूं। बात को समझिए, करना चाहिए। कांग्रेस से दुश्मनी नहीं है मेरी, कांग्रेस के उन लोगों से दुश्मनी है जो बीजेपी से मिले हुए हैं, कांग्रेस के उन नेताओं से दुश्मनी है जो बीजेपी के नेताओं को बचाते हैं, कांग्रेस के उन लीडर्स को हम लोग फ्रेम में लेकर आ रहे हैं जिन लोगों ने 2004 से 14 तक कांग्रेस की कब्र खोद दी। ठीक बात। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बचाया। आज वो सत्ता में है और आपकी पार्टी के नेता बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। कांग्रेस से दुश्मनी थोड़ी ना है, कांग्रेस के उन दलालों से दुश्मनी है जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस के उन एजेंटों से जो कांग्रेस में एजेंट है बीजेपी के, उनसे दुश्मनी है, कांग्रेस से नहीं है सर। स्लीपर सेल। आपका ये स्वागत है। आइए कॉन्सेप्ट कांग्रेस बदल में। दीजिए। कांग्रेस से देश हमारी दुश्मनी नहीं है। यही आरोप कांग्रेस हम आपके ऊपर कांग्रेस लगाती के है। उन लोगों को बेनकाब कर रहे सेम हैं यही आरोप जो कांग्रेस आपके बीजेपी के ऊपर लिए लगाती काम है। कर रहे हैं, मोदी के लिए काम कि कर आप रहे बीजेपी से हैं, शाह मिले के हुए लिए हो, काम कर रहे हैं, मोहन भागवत के लिए काम कर रहे हैं, आरएसएस के सर, लिए आप काम कर बीजेपी रहे से हैं। मिले हुए हो, सर। कांग्रेस के उन दलालों से हमको नफरत सर है। आप बीजेपी से कांग्रेस मिले हुए हो, नहीं है। यही आरोप तो है। कांग्रेस से नफरत नहीं है सर, कांग्रेस से दुश्मनी नहीं है। आप भी सर बीजेपी से मिले हो, यही आरोप है कांग्रेस का। जनता पार्टी अपने नीतियों से राज कर रही है, कोई इसमें दलाल कोई एजेंट की ओके, वजह से बोलिए नहीं। वकार साहब। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों वकार साहब, की फाइनल वजह से 20 सेकंड। जनता के दिलों में राज ओके रत्नाकर करती जी, है। धन्यवाद।
20 सर सेकंड। फिर मैं कह रहा हूं आपसे, लोग इतना देखिए मेरे बीच में, मैं तो बोलता नहीं किसी के बीच में, एक अल्फाज नहीं बोलता है, गाली गलौज कीजिए जो दिल चाहे कीजिए। मसला ये है कांग्रेस के खिलाफ नहीं है हम, ये जब से आप हम बोल रहे हैं, कांग्रेस में भाजपा के छुपे हुए विरुद्ध उन नहीं बोल दुश्मनों रहे हैं, के खिलाफ कांग्रेस के थैंक यू सर। विरुद्ध बोल रहे हैं। बीजेपी के लिए सभी का काम कर बहुत रहे बहुत हैं। धन्यवाद। मैं सभी का बहुत शुक्रगुजार जिन्होंने हूं। गुजरात दंगों के आरोपियों को बचाया, धन्यवाद सर, बहुत बहुत जिन्होंने शुक्रिया, गुजरात दंगों के आरोपियों को बचाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबका भी बहुत शुक्रगुजार हूं। और बहनों भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार जीनत सिद्दीकी आपको मिलेंगी, जो बताएंगी कि स्कूल मर्जर को लेकर बहुत बड़ा बदलाव अपने पुराने फैसले में सरकार ने किया और कहा कि अब कोई स्कूल मर्जर नहीं होंगे। जो 1 किलोमीटर के दायरे के बाहर के होंगे उनका मर्जर सबका बंद, यानी अधिकांशतः स्कूल अब मर्जर की प्रक्रिया से बाहर हैं। उत्तर प्रदेश में लाखों गरीब, वंचित, शोषित वर्ग के गरीब बच्चों को बहुत बड़ी राहत मिली है। स्कूल मर्जर की प्रक्रिया ऑलमोस्ट बंद होने जा रही है। जीनत सिद्दीकी इसके कारणों का उल्लेख थोड़ी देर में करने वाली है।